दोस्तों, अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, बट अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी कंट्री में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, वो कोई भी कंट्री हो सकती है, तो हम वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्लान करते हैं। वीज़ा अप्लाई करना एक अलग चीज़ होती है, वीज़ा अप्रूव होना एक अलग चीज़ होती है। रीज़न क्या होता है, हम अप्लाई तो करते हैं और इस कंक्लूजन के साथ करते हैं कि एंड ऑफ द डे हमारा वीज़ा लग जाएगा, बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो डिनाई कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया, अप्लाई करना और अप्रूव होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो तो इस वीडियो को तो ध्यान से देखना ही चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। विजिटर वीज़ा में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको भी कंफ्यूज कर देती हैं, अगर आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि विजिटर वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया, मैंने एक बार अप्लाई किया, फिर मैंने दूसरी बार भी अप्लाई कर दिया, फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने तीसरी बार भी अप्लाई कर दिया। तो 3 बार आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और आपको समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ पे हो रही है। उसके साथ में अगर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे अप्लाई तो करते हैं, सिंपल सा स्टेप देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, बट जब इनविटेशन टू अप्लाई आता है तब सही कहानी शुरू होती है, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट आपको यहीं पे देने होते हैं। उसके पहले तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने दे दी वहाँ पर, लेकिन जब आपका गवर्नमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आईटीए दे रही है तो आपको उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी तो शो करने पड़ेंगे ना। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट नहीं शो किए तो कहीं ना कहीं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप इंडिया से हो और कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो देखोगे यहाँ पर रिफ्यूज़ल रेट, अगर आप देखोगे तो एक रिपोर्ट के थ्रू बताया गया कि 80% है जिनका वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। और अगर आप देखोगे ऑल नेशनलिटी की बात करते हैं तो 2025 का ही डेटा अगर आप देखोगे तो ये 62% तक दिखा रहा है। मतलब अगर आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि आपका वीज़ा लग गया तो आप तो लकी हो, क्योंकि आपने सही कंसिडरेशन ली। लेकिन वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो फिर वीज़ा फिर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए वीज़ा पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखिए, बहुत से रीज़न्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद आपके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जी, कोई भी कंट्री होती है अगर उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर आप देखोगे कि सपोज़ एक कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान की बात करें, तो अगर कोई वहाँ से अप्लाई कर रहा है तो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अप्लाई कर रहा है वो उनके नज़र में जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं, कनाडा गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सस्पिशियस होता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। तो पॉलिसीज़ जो उनकी होती हैं उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो ओवर स्टे करेंगे और इलीगल जॉब करने की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिजेक्शन का कारण बन जाती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ग्रुप में बोला है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जब आप अप्लाई करते हो तो उसका जो स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंटेशन की वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। पॉलिसी जो होती हैं वीज़ा की टाइम टाइम पे चेंज होती रहती हैं, तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। जो भी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, नए अपडेट्स आते हैं, मैं उसको अपने चैनल पे कवर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप करो और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। चलिए, और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज। अब देखिए क्या होता है, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको अपनी फैमिली के साथ में एक सही टाई दिखाना होता है कि आप अपने फैमिली के साथ में इमोशनली अटैच हो। जो भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो वो आप सीरियस वे में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए उसके बाद
आपका अपने एम्प्लॉयमेंट से आप खुश नहीं थे एम्प्लॉयर से, आप वहाँ जाकर के लीगल जॉब करना शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप होती है आपके पास, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी तो आप वो भी शो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नेशनलिटी की बात करते हैं, ये भी आप देखोगे यहाँ पर, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में ईजी वे में बता दूँ। वीक टाई टू होम कंट्री जो मैं आपको बता रहा था, यू मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग टाई टू इंडिया। मैं इंडिया की अगर बात करूँ, सच एज फैमिली के साथ में आपके ऐसे रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग आपका टाई है आपकी फैमिली के साथ में, आप अपने बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में इमोशनली अटैच हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके पास हैं कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा है, आप जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कोई जॉब ही नहीं कर रहा है और विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे ये तो जॉब में है नहीं, अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ जाकर के जॉब ढूंढना को शुरू कर देगा विजिटर वीज़ा में जाकर के। तो ये जो इंटेंशन है आपको वो प्रूफ करना होता है। और उसके साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्ट होने का। तो प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना होता है। प्रूफ ऑफ फंड, प्रूफ ऑफ इनकम, दोनों ही चीज़ जरूरी होती है। आप वहाँ पे कनाडा गए, कहाँ पे स्टे करोगे, अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है तो आपको वापस आने के लिए पैसे आपके पास होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करते हो किसी भी तरह के वीज़ा में, पीआर वीज़ा में, विजिटर वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप इनिशियल लेवल पे सपोज एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर रहे हो तो आपका आईटी आ जाएगा, तो मेन डॉक्यूमेंटेशन तो आईटी आने के बाद शुरू होती है। तो अगर आपका आईटी आ गया है और आप चाहते हो कि सही डॉक्यूमेंटेशन हो, तो कहीं ना कहीं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन करने में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ज़रूर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डिटेल शेयर कर सकते हो। अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनका पर्पस क्लियर नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टे करेंगे और वहाँ पे आइटनरी क्या होगी, कहाँ कहाँ घूमेंगे। इवन जहाँ जा रहे हैं उस जगह के बारे में लोगों को नहीं पता होता। बहुत एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि कहाँ स्टे करना है, जब वहाँ पे पूछा जाता है तो नहीं बता पाते। तो प्लानिंग नहीं होती, आइटनरी नहीं बुक किए होते, पर्पस ऑफ विजिट नहीं बताते हैं, तो उसकी वजह से रिजेक्शन हो जाता है। तो ये सब जो लोग मुझसे पूछते हैं उसी के बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रीवियस इमिग्रेशन वॉलेशन, अगर आपका कुछ होता है, किसी कंट्री में वीज़ा रिजेक्ट होता है या कोई वॉलेशन होती है, तो आप उसको भी यहाँ पर कोई भी चीज़ छिपाना नहीं चाहिए, आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। पुअर और नो ट्रैवल हिस्ट्री, ये भी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं भी है, आपका पासपोर्ट ब्लैंक है, तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छिपा रहे हो तो वो गलत हो सकता है। तो और ये सब चीज़ें छुपानी नहीं होती, वीज़ा ऑफिसर को सब कुछ पता होता है, वो ज़्यादा ही आपसे स्मार्ट होता है क्योंकि बहुत लोगों को वो वीज़ा देता रहता है। तो अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि मैं इस चीज़ को छुपा ले जाऊँ, वो चीज़ें छुपती नहीं हैं। चलिए, और अगर आप पीआर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो सही डॉक्यूमेंटेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना, जो कंसल्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन तो सबमिट कर दिया, लेकिन कभी कभी कोई अगर मेल आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका रिप्लाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से समझोगे नहीं और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ क्वेरी होती है, उसको सही तरीके से रिप्लाई नहीं करोगे, तो भी उनको डाउट होगा और आपका वीज़ा वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप हमारे वेबसाइट पे अगर विज़िट करना चाहो तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। किस किस कंट्री का मैं वीज़ा असिस्ट करता हूँ और किस तरह की गाइडेंस आपको चाहिए होती है, आप कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और उसके साथ में कितना एक्सपीरियंस है, सारा कुछ डिटेल आपको मेरी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। किस तरीके की वीज़ा करते हैं, स्किल्ड इमिग्रेशन वीज़ा बात करें, विजिटर वीज़ा की बात करें, जॉब सर्च की बात करते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन ये होता है कि आप अगर अभी तक मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट हो, आप फोकस्ड हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी इमिग्रेशन के में जो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कर सकते हो। बट अभी तक अगर आप मेरा वीडियो पूरी तरह से नहीं देखे हो, बढ़ा के देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए। और आप अगर मुझसे अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए
नंबर पे अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे कि मैं एक बार असेसमेंट करूँगा। अगर आप क्वालिफाई कर रहे होगे तो आप मेरे थ्रू प्रोसेस करवा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।